नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हर एक एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समास आता ही आता है। और साथ में समास के साथ हमेशा छोटा सा कंफ्यूजन भी होता है सभी के दिमाग में। समास में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें ये होगा या वे होगा। तो इन सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ। तो आज मैं ट्रिकी तरीके से आपको ये समास पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही कम समय में ये टॉपिक कवर होगा। केवल एक वीडियो अगर आप ये देखते हैं शुरू से लास्ट तक, तो आपका समास मेरी गारंटी है कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैं पढ़ाने के बाद वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यहां से समझते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समास की, तो दोस्तों समास में सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके नाम से ही बन जाता है। पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों समास का मतलब सीधा सीधा सा है। जैसे कोई चीज इतनी बड़ी सी ऐसे फैली हुई है, ठीक है, उसको मुझे छोटा करना है तो क्या करूंगा, उसको कंप्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे दबाएंगे, कुछ भी फालतू चीजें होंगी तो उसको निकालेंगे और ऐसा कर देंगे, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो भी ऐसे फैला होता है। उसको छोटा करने के लिए हम उसको कंप्रेस करते हैं और इसी कंप्रेशन करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग समास कहते हैं। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेप। याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछता है। वे क्या पूछता है कि समास का विलोम क्या होता है। याद आया? तो समास का विलोम कभी भी बताना होगा तो संधि मत बता देना कि समास का विलोम संधि होगा। तो समास का विलोम क्या होगा, व्यास। क्या होगा, व्यास। व्यास का मतलब होता है फैला हुआ, जो बहुत बड़ा फैला हो। और समास का विलोम विग्रह नहीं होता है। हम लोग समास विग्रह पढ़ते हैं, संधि विच्छेद पढ़ते हैं, संधि का विलोम पूछता है। तो संधि का विलोम विच्छेद ना होके वहां पे विग्रह आता है। इस सब चीजों का आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों समास के भेद की बात करेंगे, पार्ट की बात करेंगे, तो समास को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाएगा। और अगर मूल रूप से बात करता है तो मूल रूप से 4 होते हैं। समास मूल रूप से 4 होते हैं और मुख्य रूप से 6। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताओगे, 6 प्रकार के। और अगर पूछ लिया कि समास मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताओगे, 4 प्रकार से। तो ये याद रखना है, अंतर याद रखिए। केवल अगर पूछेगा समास कितने हैं तो 6, अगर मूल रूप से कितने हैं तो 4। ठीक है, यहां पे भी कंफ्यूजन क्लियर हुआ। जितने भी छोटे छोटे कंफ्यूजन है आज इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे सबसे पहले ये जो 6 प्रकार हैं उनमें से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठवां है द्वंद्व समास। ठीक है, कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। यहाँ पे द्वंद्व नहीं है, बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व। ये इरर भी पूछता है वर्तनी वाला, तो बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं द्वंद्व। तो द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है, यहाँ पे भी व लगेगा। तो द्वंद्व इस तरीके से शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि यार ये अव्ययी भाव क्या होता है। ठीक है, आज मैं कोई परिभाषा नहीं बताने वाला कि पहला पद प्रधान है कि पिछला उत्तर पद प्रधान है, ऐसा करके कुछ नहीं। हम लोग सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं अव्ययी भाव की, तो अव्ययी भाव में ध्यान से सोचो क्या जुड़ा हुआ है, अव्यय। क्या जुड़ा हुआ है, अव्यय। इसके स्टार्टिंग में क्या है, अव्यय है। तो अव्यय का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, अव्यय का मतलब वे होता है जिसमें हम किसी भी तरीके का परिवर्तन ना कर सके। यानी ऐसे शब्द जो एकदम मूल होते हैं, जो बेसिक होते हैं, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय। विकारी शब्द के अंतर्गत इसको अविकारी शब्द के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता,
वो क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, अब वो कौन से होते हैं, वे होते हैं उपसर्ग। याद रखना, आपको जब भी अव्ययी भाव का उदाहरण मिलेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग के लिए और इजी रहेगा समझने में। ठीक है, तो यहां पर जब भी आपको अव्ययी भाव का उदाहरण दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको वहां पर उपसर्ग दिखता ही दिखता है। बोलो, चलो आ जाओ, एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया जीवन, ठीक है, और जीवन के आगे कौन सा उपसर्ग लगा दे तो अव्ययी भाव समास बन जाएगा। तो यहां पर हम लगाएंगे आ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग। तो हमने जैसे ही यहां पे आ उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया, ये आजीवन बन गया। क्या बन गया, आजीवन बन गया। और जैसे ही ये आजीवन बना, ये बच्चा क्या बन गया, यह उपसर्ग, और ये बन गया हमारा अव्ययी भाव समास। क्या बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, अगर हम इसमें अगर मान लो एक शब्द ले लिया मैंने दिन, क्या ले लिया, दिन, और दिन के आगे मैंने लिख दिया प्रति। क्या लिख दिया, प्रति। तो क्या बन गया, ये प्रतिदिन बन गया। तो यहां पर प्रति जोड़ने से क्या बन गया, प्रतिदिन, और ये क्या है, एक उपसर्ग जोड़ा, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया अव्ययी भाव समास। उसी तरीके से जैसे शक्ति है, जैसे मूल शब्द अगर हमने जोड़ दिया शक्ति, ठीक है, अब शक्ति के आगे अगर मैं जोड़ दूं यथा, ठीक है, तो क्या बन गया, ये यथाशक्ति। तो यथा हमने यहां पर ऐड कर दिया, आगे जोड़ दिया, और ये हमारा क्या बन गया, अव्ययी भाव समास बन गया। तो याद रखना कि आ, यथा, प्रति, अव, उप, अनु, ठीक है, जैसे कूल है तो अनुकूल, तो इन सब तरीके से जितने भी जोड़े जाएंगे वे सभी हमारे किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में। बोलो, क्लियर हुआ। अब आप लोग किताब उठा के अगर अव्ययी भाव की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा और डाउट्स। और हाँ, अगर आप लोग को किताब चाहिए, अगर आपके पास हिंदी की कोई भी किताब नहीं है, अगर चाहते हो कि हिंदी में कंप्लीट पढ़ना है, बुक अगर हमें चाहिए, तो मैंने भी एक किताब निकाली है जिसका नाम है हमारी हिंदी। ठीक है, तो जिसको मेरी वाली हिंदी की किताब चाहिए होगी तो नंबर दिया है व्हाट्सएप का, इस पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर पे मंगवा सकते हैं वो किताब। अगर नहीं है तो, अगर कोई किताब है आपके पास तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो बच्चा, तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो तत्पुरुष समास में हम लोग जानते हैं एक चीज कि अगर हम उसमें छुपे हुए कारक चिन्हों को पकड़ना सीख जाएं, किसको, छुपे हुए कारक चिन्ह को अगर पकड़ना सीख जाएं, तो वहां पर हम तत्पुरुष समास बना सकते हैं। अब ये क्या होता है, कारक चिन्ह के बारे में छोटा सा जानकारी मैं दे दूं। आप लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से फिर संबंध का की के, फिर अधिकरण में पे पर संबोधन हे रे अरे। लेकिन ये जो कारक होता है किसका, तत्पुरुष समास का, उसमें पहला और आठवां नहीं होता है। यानी कितने होते हैं, 6 होते हैं। याद रखना है, कितने होते हैं, 6। बोलो, आवाज नहीं आ रही है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कर्ता कट जाएगा और उधर संबोधन कट जाएगा। शुरू कहां से होगा बताओ, कर्म से। तो कर्म को करण से, फिर संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, फिर अधिकरण में पे पर, बस इतना, इतने ही कारक चिन्ह आएंगे किसमें, तत्पुरुष समास में। क्लियर है। अब कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं राजपुत्र की, ठीक है, अगर मैं एक उदाहरण लिख दूं राजपुत्र और मैं आपसे पूछूं कि बच्चा राजपुत्र में कौन सा समास है, तो आप लोग इसको कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर पहचानने का तरीका क्या है, राजपुत्र, अच्छा, यानी इसमें क्या छुपा हुआ है। देखो, समास का मतलब क्या था, इतना फैला हुआ चीज है, इसको ऐसे दबा के क्या करना, छोटा कर देना। तो राजपुत्र भी फैला होगा तो इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। तो राजपुत्र का मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र, यानी क्या हुआ, ये राजा का पुत्र। तो इसमें यहां पर क्या छुपा हुआ था, यहां पर का छुपा हुआ था। तो ये का की के, ये क्या बताता है, ये किसका कारक चिन्ह है, याद करो, का की के किसका कारक चिन्ह है, तो ये संबंध का कारक चिन्ह है। किसका है, संबंध कारक का। और यहां पर फिर क्या बन जाएगा भाई, संबंध तत्पुरुष समास। तो जहां पर भी आपको यहां पर कारक चिन्ह दिखेगा और जिसका दिखेगा वही तत्पुरुष समास हो जाएगा। वैसे अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्ट तत्पुरुष, तो आप तत्पुरुष लगाएंगे, और अगर इसमें पूछता है कि तत्पुरुष में भी कौन सा भाग है, तो यहां पर कौन सा भाग बताते, संबंध तत्पुरुष समास। क्लियर है। जैसे
अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन, अब जैसे इसके बाद अगर मैं कुछ और बात कर लूं, जैसे गृहागत, ठीक है, एक उदाहरण ले लिया मैंने गृहागत। अब गृहागत में कौन सा समास है, अगर ये हमें जानना है, दिख तो रहा है ना क्लियर, तो अगर हमें जानना है कि गृहागत में कौन सा समास है तो कैसे जानेंगे, तो गृहागत का मतलब क्या हो गया कि गृह को आगत, यानी गृह को आगत यानी गृह के लिए जा रहा है, तो यहां पर को लग गया, ठीक है, यहां पर क्या लग गया, गृह को आगत, ठीक है, तो यहां पे यहां से समझा, तो जितने भी कारक चिन्ह हमें दिखेंगे उससे हम मानेंगे कि वहां पर तत्पुरुष समास है, और जो कारक चिन्ह आएगा वहां पर क्या बनेगा, वहां पर वो कारक का तत्पुरुष बन जाएगा। जैसे कर्म कारक है तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ऐसा करके, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब अगले समास पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, ध्यान से देखिए, और लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जिन लोगों को जो चीज नहीं समझ में आएंगी लास्ट में प्रैक्टिस में भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अगला है कर्मधारय, ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कर्म, इसका नाम समझो, क्या लिखा है कर्म, और यहाँ पर क्या लिखा है धारय, ठीक है, धारय का मतलब क्या होता है, धारण करना, और कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म को, कर्म का मतलब है कि कुछ ना कुछ स्पेशलिटी, कुछ गुण, कुछ विशेषण उसने धारण किया है, ठीक है, कुछ ऐसा कर्म है, कोई ऐसा गुण है जिसको उसने धारण किया है, तो वहां पर क्या बनेगा, कर्म धारय। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं नील गाय, क्या बोलूं, नील गाय, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया नील गाय, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये क्या है, अब यहां पर मैंने यहां पर एक चीज लिखी थी, अगर आप यहां ध्यान देंगे कि विशेषण और विशेष्य, क्या लिखा है, विशेषण और विशेष्य। सबसे पहले विशेषण तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे कि विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, उनके गुणों के बारे में, दोषों के बारे में बताते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। लेकिन ये विशेष्य क्या होता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, ध्यान से सुनना, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे उदाहरण में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या कह रहा है, नील गाय, क्या कह रहा है, नील गाय है, तो गाय कैसी है, गाय है नीली, गाय कैसी है, गाय है नीली, तो गाय की कुछ क्वालिटी, कुछ गुण समझ में आया। यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है कि भैया ये जो गैया है ये कैसी है, एकदम गील, ये नीली है, ठीक है, ये जो गाय है कैसी है, नीली है। जब, और नील गाय क्या होता है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो गाँव चले जाएं, और जब खेती वेती का समय रहा के, तो अपने जो किसान लोग होते हैं ना, तो उनसे पूछिएगा कि चाचा ये बताओ नील गाय क्या होता है, तो बताएगा अरे बाबा आफत होता है, काहे, काहे कि नील गाय ऐसी चीज होता है कि खेतवा में घुस जाती है और पूरा पूरा खेत बर्बाद, मतलब चढ़ जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो नील गाय को भगाने के लिए हमेशा किसान परेशान रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे। तो नील गाय मतलब गाय कैसी होती है, नीली होती है, ठीक है। तो गाय क्या है, गाय एक संज्ञा है, बोलो गाय क्या है, एक संज्ञा है, और यहां पर नीला क्या है, एक गुण है, एक विशेषण है, तो ये विशेष्य हो गया और एक विशेषण हो गया। तो जहां पर विशेष और विशेषण की बात आएगी वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। ये गाय ने कौन सा कर्म धारण किया है, बताओ, इस गाय ने कौन सा कर्म धारण किया है, इस गाय ने नीला वाला कर्म धारण किया है, इसलिए क्या बना, कर्मधारय समास। इसी तरीके से आप जानते हैं नील कमल, एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे होता है नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, ठीक है, नील कमल, ये कमल कैसा है, नीला है, कमल ने कौन सा गुण धारण किया है, कर्म धारण किया है, नीला वाला, तो ये क्या बन गया हमारा, कर्मधारय समास। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, आगे बढ़े, कोई भी दिक्कत होगी वीडियो को पॉज करना, 2-3 बार पीछे कर लेना, आराम से देखना, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, अगले क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, पहले क्वेश्चन मतलब अगला पार्ट, अच्छा पहले उसको समझ लेते हैं फिर समझाता हूं, ठीक है। आपके मन में जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो मैं समझ रहा हूं कि कौन सा कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर कर्मधारय के बाद आता है द्विगु समास, ठीक है, यहां पे मैं एक एग्जांपल लिख ही लेता हूं, ठीक है, उसको आगे समझेंगे।
यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और आप लोग के दिमाग में एक कंफ्यूजन डालने की कोशिश करूंगा और देखता हूं कि आप लोग उसको बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि आपने कितना समझा है। द्विगु समास। अब यहाँ पे द्विगु में याद रखिएगा पहला पद संख्या, सिंपल सा, सिर्फ 3 शब्द आपको याद रखने। कौन सा? पहला शब्द संख्या। तो यह पहला पद कैसा होगा? संख्या होगा। संख्या मतलब कैसी संख्या? मतलब कौन सी संख्या होगी या क्या होगा ऐसा जिसमें हम लोग मान सकते हैं कि द्विगु समास हो जाए। जैसे हम जानते हैं नवरात्र होती है। क्या होती है? नवरात्रि होती है। ठीक है, तो नवरात्रि का मतलब क्या होता है कि 9 रातों का समूह। क्या होता है? 9 रातों का समूह, यानी जहां पर 9 रात होती हैं वहां पर उसको क्या कहते हैं? नवरात्रि। चलो ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? और जैसे एक एग्जांपल मैं लिख दूं चौराहा का। क्या लिख दूं? चौराहा। तो बच्चा ये जो चौराहा होता है, चौराहा का मतलब क्या है? राह। यहां पर ध्यान से देखो, यहाँ क्या है? राह है। और यहाँ पर क्या है? चौ। चौ मतलब होता है 4। चौराहा, तिराहा। ठीक है, तो चौराहा का मतलब क्या होता है? 4। तो 4 राहों का समूह। यहाँ पर जहां पे 4 राहें जाती हैं, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक सामने से, एक पीछे से, जहां पे 4 राह दिखेंगे आपको, उसको क्या कहते हैं? चौराहा। तो यहां पर संख्या दिखी ना, देखो सबसे पहले वाले पद पे, पहला पद मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में यहां पे भी और यहां पर भी क्या दिखी? हमें संख्या दिखी। तो जहां पर हमें पहले पद में संख्या दिखेगी वहां पर उसको हम लोग क्या कहेंगे? वहां पर हम उसको कहेंगे द्विगु समास। नहीं समझ में आया? एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी, ध्यान से सुनना। द्विगु में एक चीज छुपा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं द्वि। द्वि, द्वि का मतलब हम लोग जानते हैं 2 से। ठीक है, और 2 क्या है? एक संख्या। याद करने के लिए, द्वि का मतलब हम जानते हैं 2 से, और 2 क्या है? एक संख्या। इसका मतलब यहां पर पहला पद ही संख्या है, द्विगु में ही पहला पद संख्या है। तो जहां पर पहला पद संख्या होगा वहां समास हो जाएगा, बोलो द्विगु समास। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे और उदाहरण में समझते हैं। अब आता है सब मजेदार उदाहरण या मजेदार समास का भाग, जिसका नाम क्या है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब बहुब्रीहि समास को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे कि बहुब्रीहि समास में हमें क्या क्या मिल सकता है। पहले उदाहरण दिखता हूं, मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा उसके बाद। जैसे मैंने यहां पर लिखा था नीलकंठ। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर अगर लिख दूं चतुर्भुज। क्या लिख दूं? चतुर्भुज। ये चतुर्भुज मैथ्स वाला नहीं है। ठीक है, 4 भुजा वाले भगवान विष्णु की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो चतुर्भुज। अब बेटा मुझे जल्दी से ये बता दो, जल्दी से बता दो कि यहां पर नील है और ये कंठ है। कंठ का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, भोजन कई लोग कंठ लगाए, चाहे प्राण रहे या जाए। तो यहां पर कंठ का मानने का होता है एकदम गला, नटई भर खा लेना। ठीक है, भोजन कई लोग कंठ लगाए माने नटई भर खा लेना, एकदम सांसें ना रह जाए एकदम। ठीक, तो कंठ का मतलब क्या है? गला। और ये गला कैसा है? गला है नीला। यानी गले ने तो विशेषण धारण कर लिया ना, इसने एक कर्म धारण कर लिया, एक विशेषता धारण कर ली कि गला कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर कौन सा समास होना चाहिए? एनी गेस? यहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए? कर्मधारय। लेकिन नहीं, यहां पे कर्मधारय समास ना होके यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे कैसे होगा? आपने तो अभी भी बताया था कि कर्म धारण कर लेगा, विशेषण धारण कर लेगा, वे सारे कॉन्सेप्ट का क्या हुआ? तो अब समझते हैं हम लोग बहुब्रीहि की परिभाषा। बहुब्रीहि की परिभाषा का मतलब है, यहां पर ध्यान से देखो 3 शब्द दिख रहे हैं, तीसरा पद आएगा, तीसरा पद प्रधान होगा। यानी जो 2 चीजें दी रहेंगी उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। 2 चीजें कौन कौन सी? यहां पर नील दिया है, यहां पर कंठ दिया है, लेकिन नीलकंठ में जैसे ही बोलता हूं आपके दिमाग में किसकी इमेज आती है? कमेंट करना, अभी तुरंत कमेंट करके बताओ कि नीलकंठ। मैंने बोला कि नीलकंठ, तो नीलकंठ बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में किसकी इमेज आ रही? कमेंट करो। 10 सेकंड के अंदर तो कमेंट कर ही लोगे, कमेंट करो जल्दी से। किसकी इमेज आई?
शिव की, है ना। हाँ, तो शिव जो है भोले बाबा, ठीक है, तो भोले बाबा का गला कैसा है, नीला। काहे कि वो जहर पी लिए थे, ठीक है। तो जब जहर पी लिए थे, विष पी लिए थे, इस वजह से उनका गला क्या हो गया, नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ हो गया। यहां पर तीसरे की बात आ गई, शिव की बात आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक, कर्मधारय नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर ऑप्शन में, अब यहां से ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन में कर्मधारय दिया है और बहुव्रीहि दोनों दिया हो, तब क्या करें। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कर्मधारय भी दिया है, बहुव्रीहि भी दिया है, तब क्या करें। तो बेटा वहां पर बहुव्रीहि समास लगाना है। क्या लगाना है, बहुव्रीहि समास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में हम लोग क्या जानते हैं, चार भुजा वाले, बोलते ना कि चार भुजाधारी, तो चार भुज वाले कौन, विष्णु, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र जिसके हाथ में होगा, जिसके पाड़ी में क्या हो, चक्र है, तो उसको क्या बोलेंगे, विष्णु, ठीक है। चक्र किसके हाथ में, विष्णु के हाथ में। तो यहां पे चक्रपाणी, यहां पे कर्मधारय नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, वो बहुव्रीहि समास। क्यों, क्योंकि वहां पे किसी तीसरे की बात आ गई। जहां पर कोई तीसरे पद की बात आ गई, कोई तीसरे का नाम आ गया, तो वहां पर क्या बन जाएगा, चतुर्भुज हो, चाहे दशानन हो, चाहे नीलकंठ हो, चाहे चक्रपाणी हो, चाहे वज्रपाणी हो, ठीक है, या पंचानन हो, इन सब में क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर है। अब उसके बाद आखिरी समास हमारा, बहुत धैर्य है आप लोगों के अंदर, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हो, तो बहुव्रीहि यहाँ पे अंतिम देखो, द्वंद्व समास किसको कहते हैं, जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। जहां पर दोनों पद प्रधान, यानी न मैं बड़ा न तू बड़ा, मैं भी बराबर तू भी बराबर, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास। यहां पर देखो ये द्व है, ये भी द्व है ना, तो दोनों बराबर है, इसलिए क्या है, दोनों पद प्रधान। एग्जाम्पल में जैसे माता पिता, ठीक है, जैसे माता पिता, जैसे दिन रात, दोनों शब्दों की अपनी अपनी वैल्यू हो, दिन की अपनी वैल्यू है, रात की अपनी वैल्यू है, माता की अपनी वैल्यू है, पिता की अपनी वैल्यू, दोनों का एक दूसरे से कुछ खास संबंध, मतलब उस तरीके से शब्द के अर्थ की वैल्यू के संबंध में नहीं है। और जैसे जैसे सुर असुर, ठीक है, इन सब में, तो इस सब तरीके के जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 6 प्रकार के समास मैंने यहां पर एक शॉर्ट एक पेज में समझाने की कोशिश की है, ऐसे समझाने की कोशिश की है जिससे आप लोग आराम से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। और आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ताकि आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में मुझे मत कहें कि यार स्क्रीनशॉट लेने भी नहीं दिया। तो यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, एक पेज के अंदर में, ठीक है। अब मैं आप लोग के लिए एक बोनस चीज दे रहा हूं। बोनस का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूं। तो यहां पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा, उन 10 के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ऐसा मतलब लिख लेंगे, 1 का ऐसा, बी का ऐसा, तीसरे का ऐसा, ऐसा करके आप कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, कमेंट में आंसर तो करना, साथ में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि मतलब बताओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट वगैरह दे देना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों को शेयर भी करना। अब मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखते चलिए, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते चलो। स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आगे स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन 5 है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 15 कर लेते हैं। इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे इन दोनों का स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो साथ में, चलो ऐसे ही ले लो, एक 15 ले लो, ठीक है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चन में रखा है। हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग एग्जाम का उदाहरण, जैसे एसआई का है, यूपीएसडीआई का है, ठीक है, राजस्व निरीक्षण का भी है, पीसीएस का भी है आपको, ठीक है।
तो ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बुक के लिए अगर आपको क्वेरी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हाँ वो किताब मुझे चाहिए, हिंदी की, जो मेरी हिंदी की किताब है जो मैंने निकाला है, तो ये जो नंबर दिया है इस पे कांटेक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बुक के लिए। और अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए कोई कोर्स है या नहीं है, ऐसा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल की यानी अगली वीडियो में, और थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में या अगले टॉपिक पे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।